अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग क्योंकि इवनिंग रूटीन है मेरी, शाम की और रात की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हस्बैंड आ गए थे शाम को, उनकी अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो वो शाम तक घर आ गए थे और इसकी वजह से फिर उनको भूख लगी हुई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बना के दूँ। तो फिर एकदम मेरे माइंड में आइडिया आया कि रात को मैंने चने बनाए थे, तो चने जो है ना मेरे घर वाले थोड़े से खुश्क खाते हैं, तो चनों का सालन पड़ा था, साथ में समोसे पड़े थे, तो मैंने उनको समोसा चाट बना दी। साथ में मैंने आलू बुखारे की चटनी बनाई फ़ौरन से झटपट, और हस्बैंड के आने तक मैंने उनको समोसा चाट बना के पेश की और उनको बहुत पसंद आई। और ये होते हैं छोटे छोटे जुगाड़ जो कि हाउस वाइफ जो है ना वो लगाती रहती हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उनके लिए क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें ये वाला जो है ना बेस्ट आइडिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस किस्म का जो है ना वो पसंद भी है, ज़रा चटखारे वाला जो खाना है ना, तो इस वजह से फिर मैंने उनके लिए बना लिया। साथ में आज खाने की तैयारी होने लगी। रात के खाने में मैं बनाने लगी हूँ करेले गोश्त। तो करेले गोश्त पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाएं, तो मैं और हस्बैंड बहस कर रहे थे कि क्या बनाएं। उन्होंने मुझे बोला दाल बना लो, तो मैंने उनको बोला कि अभी कल हमने चने बनाए हैं और आज फिर हम दाल बना लें। तो वो गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला कि फिर तुमने मेरे से पूछा क्यों। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको कहती हूँ चलें करेले बना लेते हैं। तो पहले तो चुप करके फिर कहते हैं चलो फिर करेलों में गोश्त डाल लो। तो फिर ये है कि अल्लाह अल्लाह करके फ़ाइनल हो गया कि क्या पकाएं। क्योंकि सबसे मुश्किल पहेली होती है जिसकी कोई वो ना जवाब नहीं होता, बड़ा मुश्किल जवाब होता है कोई दे दे तो मैं इस वजह से हस्बैंड पे डाल देती हूँ कि आप बता दिया करें क्या पकाना है, मैं पका दिया करूँगी, ये मेरे से सोचा नहीं जाता। तो बस मैंने गोश्त निकाला, उसको मेल्ट होने के लिए रखा। उसके बाद अब मैंने उसी में डाल दिए प्याज, साथ में लहसुन छील के डाल दूँगी, क्योंकि पहले मेन मकसद है गोश्त को गलाना। तो उसके बाद फिर करेलों वाला काम करूँगी। करेले जो है ना वो ऑलरेडी ला के हमने काट के फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो उनका इतना इशू नहीं होता। तो क्योंकि अभी ऑफ सीज़न हो रहा है ना, तो अभी बहुत मुनासिब मिल रहे होते हैं। तो हम लोग जो है ना वो बाय करके तो हम उनको काट के फ्रीज़ कर देते हैं। अक्सर हम ऑफ सीज़न में भी बना लेते हैं, हमारा दिल करे तो बस इस किस्म के जो काम है ना हम करते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने ले लिया प्याज, मैंने डाल दिए, लहसुन डाल दिया, साथ में नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के अभी मैंने बेसिक मसाले डाले हैं। और ना इसको मैं रख दूँगी और इसके अंदर ही मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर मैं इस तरह डालती हूँ कि मैं हाफ़ कट करके तो टमाटर को सीधा करके रख देती हूँ। उससे एक स्टीम में जो है ना टमाटर का छिलका जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, और बाद में जब आप कुकर खोलेंगे तो आप ऊपर से छिलका उतार दें तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, छिलका मुँह में नहीं आता। तो ये वाला काम किया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा काम था जनाब, उसमें मैंने करना था अपना जो करेले हैं वो मैंने फ्रिज में से निकाले, उनको मैंने धोने के लिए रखा, क्योंकि थोड़ा मेल्ट करना था। तो उनको मैंने पानी डाल के, गर्म पानी आ रहा था, तो मैंने उसके साथ उनको डाल के थोड़ी देर रखा ताकि इनका थोड़ा सा वो जो है ना फ्रोज़न हुए में वो थोड़ा डिफ्रोस्ट हो जाएं। तो उसके बाद अगला काम करेंगे। अम्मी मेरी जो है ना वो तो नमक लगा के रख देती हैं, लेकिन मैं नमक वगैरह नहीं लगाती। तो मैं ये करती हूँ कि इसके बाद जब थोड़ा सा पानी वगैरह हो जाता है, निचड़ जाता है, उसके बाद मैं अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद मैं ना अच्छी तरह से जो है ना निचोड़ लेती हूँ करेलों को, ठीक है, क्योंकि निचोड़ने से जितनी भी कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है। तो नमक लगाने के बाद भी मेरी अम्मी जो है ना वो धो के उसके बाद निचोड़ती ही थी, ताकि एक्स्ट्रा नमक जो अब्जॉर्ब हो गया वो भी निकल जाए। तो मैं नमक नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट अच्छी तरह से इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ, स्क्वीज़ कर लेती हूँ। और इतने ठंडे थे, वैसे ही मौसम भी ज़्यादा सर्दी है और करेले ज़रा इतनी जल्दी तो उनका वो नहीं ख़त्म होता ना, ठंड ख़त्म नहीं होती। तो मैं जल्दी जल्दी बस मुझे ये था कि मैं इनको फ्राई कर लूँ। इतने ठंडे थे, मेरे हाथ फ्रीज़ हो गए थे। तो बस उसके बाद करेले जो हैं वो हमारे रेडी हो गए थे। और उसके बाद जनाब बच्चे आ गए, उन्होंने बोला कि हमें एप्पल काट दें, हम एप्पल खा लें जब तक खाना नहीं बनता। ताकि बच्चे घर आए थे, उनको मैंने समोसे साथ ही बना के दिए थे, लेकिन बच्चे माशाल्लाह पता नहीं है उनका जो मैदा है वो बड़ों से ज़्यादा जल्दी काम करता है कि उनको खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है। उनको ये होता है कि फ़ौरन से अगली चीज़ दे दें। उसके बाद जनाब मैंने करेले जो है ना वो फ्राई होने के लिए रख दिए फुल फ्लेम पर। यहाँ पर इतना बड़ा मिसहैप हुआ मेरे साथ कि करेले मैंने जो समोसे बनाए थे ना उनको ऑयल पड़ा था काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे पास ही प्लास्टिक का बर्तन पड़ा था, डिश पड़ी थी। तो मैंने ना वो ऑयल मुझे पता ही नहीं था, मैंने गरम कर लिया हुआ है ना। तो मैंने ऑयल जैसे वो प्लास्टिक वाली डिश में डाला ना, उस टाइम तो वो उसमें चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डिश जो है ना वो पूरी मेल्ट हो गई। और इतना ज़्यादा ऑयल जो है ना पूरी शेल्फ, चूल्हे, हर चीज़ पे
वो सब साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। खैर वो सब कुछ किया, उसके बाद मैंने रोटियां बनाई, सालन हमारा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। करेले गोश्त बहुत मज़े का बना था, बच्चों को भी बड़ा पसंद आया था। खैर सालन मैं इतना ही बनाती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना सालन बड़ा कम खाते हैं, मैं और हस्बैंड ही खाते हैं, तो हमने वैसे भी सिर्फ 2 टाइम खाना होता है, एक इस टाइम और एक सुबह नाश्ते में। उसके बाद हमारे घर में कोई सालन नहीं खाता दोबारा, तो इस वजह से फिर रात को फ्रेश बन जाता है। उसके बाद जनाब 10 बज गए थे, बच्चों के सोने का टाइम था और बच्चों को मैंने बिस्तर पे डाला। सोने की इनको दुआ वगैरह पढ़ाई। और ख़ैर ये तो हर घर का मेरा ख़्याल है मसला होता है कि बच्चों को जैसे ही सोने के लिए डालें ना, तो इनको सारे दिन की बातें याद आ जाती हैं। वैसे शायद कोई भी बात इनको याद ना हो, पूछें भी ना कि क्या हुआ क्या किया तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही इनको बिस्तर पे लेटाते जाएंगे ना, तो फिर हर 2 मिनट बाद मामा 1 मिनट बात सुन लें, मामा इधर आएंगी, मामा एक दफ़ा मेरे पास आ जाएं, बात सुन लें। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कभी कभी ना, मुझे मतलब ये होता है कि क्या मसला है तुम लोगों के साथ। जब मैं पूछ रही होती हूँ तब तुम लोग बताते नहीं हो, और जब तुम लोगों को मैं सुनाने लगती हूँ तब तुम लोगों को सारी बातें याद आ जाती हैं। खैर इस तरह करके अल्लाह अल्लाह करके इनको मैंने सुलाया और इनके मैंने लाइट्स ऑफ की। इनको मैंने बोला कि अब तुम लोग चुप करके सो जाओ, सुबह फिर उठेंगे क्योंकि स्कूल जाना होता है, और ये ऑलरेडी लेट सोते हैं, 10 बजा देते हैं सोते सोते, 10:30 पे अक्सर हो जाते हैं। फिर सुबह इनकी आँख नहीं खुलती क्योंकि मौसम हो गया ठंडा। उसके बाद जनाब 11:45 हो गए और मैंने हमजा को दिया उसके बाबा को, उनको मैंने रूम में भेजा, बच्चों को भी रूम में भेजा, और मैंने करनी थी अपनी स्किन केयर। तो मैंने सोचा कि मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि आज जिस तरह आपने थंबनेल में देखा कि आफ्टर 30s आपको स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खैर सबसे पहले तो इंसान को ये मान लेना चाहिए कि इंसान बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है। अब मैं भी आफ्टर 30 से अबव हो गई हूँ, तो मुझे ऑफ कोर्स एक अच्छी स्किन केयर की ज़रूरत है। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी का, और ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। मुझे इसको यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। आप बॉटल की हालत देख सकते हैं, आधी खाली हो गई है। तो मुझे ये बहुत सूट करता है विटामिन सी का। इसमें 2 फ्लेवर्स थे, एक एलोवेरा का था और एक विटामिन सी का था, तो मैं विटामिन सी ही यूज़ करती हूँ। तो इसके साथ मैं अपने फेस को क्लींस करूँगी। इसके अंदर पहले आपने फेस को धो लें, उसके बाद क्लींस करें इसमें, क्योंकि क्लींजर और सोप दोनों ही हैं। तो मैं पहले क्लींस करके फिर साथ ही मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ, मुझे इतना मसला नहीं बनता है। तो स्किन केयर क्यों ज़रूरी है आफ्टर 30? क्योंकि आपकी स्किन जो है ना वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है आफ्टर 30, और थोड़ी सी स्टबन भी हो जाती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आफ्टर 30 मतलब जैसे जैसे आप उम्र के अगले हिस्से पे जाना शुरू करते हैं, तो आपकी स्किन पे प्रोडक्ट्स वो असर नहीं देती जो आपको चाहिए होता है। एक तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के लिहाज से। दूसरा रीज़न ये होता है कि जब आप टी एज पे होते हैं, टीन एज पे होते हैं, तब आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत मतलब वो क्या कहते हैं कि प्री मैच्योर स्किन होती है। उसके ऊपर आप जो चीज़ भी लगाते हैं ना, वो फ़ौरन से आपकी स्किन पे इफेक्ट देती है। फेशियल कराएंगे, फेशियल का रिज़ल्ट आएगा, आप कोई क्रीम यूज़ करेंगे, उस क्रीम का रिज़ल्ट आएगा, आप बड़े खुश होंगे, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन जब आपकी स्किन मैच्योर हो जाती है ना, तो वो थोड़ी सी स्टबन हो जाती है। उसको चीज़ों को, प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब करते करते टाइम लगता है, रिज़ल्ट देते देते टाइम लगता है। यही वजह है कि आपको कोई भी स्किन केयर लेनी है आफ्टर 30, तो उसको आपको रेगुलर लेना है। बार बार प्रोडक्ट्स को चेंज मत करें, बार बार चीज़ों को चेंज मत करें, कोई ना कोई मतलब रेमेडीज़ या वो चीज़ें यूज़ मत करें। कोई एक चीज़ अपने लिए रखें और उस चीज़ को आप मुसलसल तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलना शुरू होंगे कि आपकी स्किन पे ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। कभी भी ये नहीं कि 1 हफ़्ता लगाया, 5 दिन लगाया, 2 दिन लगाया, हो ये तो काम ही नहीं कर रही, मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं, अच्छी प्रोडक्ट लें, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, क्योंकि अब आपकी स्किन को एक अच्छी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ उठा के नहीं लगा सकते, क्योंकि अब अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो आपकी उम्र का पता देना शुरू कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि अपनी उम्र से छोटे लगें, तो अपनी स्किन केयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको यूज़ करनी है। उसमें सबसे पहले तो रेटिनॉइल है, जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। रेटिनॉइल जो है वो आपकी एंटी एजिंग जो है उसको ख़त्म कर एजिंग के असरात को कम करता है। इसके अलावा आपकी स्किन को फॉर्म करता है, हाइड्रेटेड रखता है, ठीक है। उसके बाद आपने आई क्रीम ज़रूर लेनी है, ठीक है। आई क्रीम बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो आँखों की इर्द गिर्द जो झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं वो ख़त्म हों। आई क्रीम भी आपने ज़रूर यूज़ करनी है, और एक अच्छी सी मॉइस्चराइज़र क्रीम या कोई भी जो आपको सूट करती है, कोई भी क्रीम जो आपको चाहिए वो आपने यूज़ करनी है। एंटी एजिंग ज़रूर इस्तेमाल करें। आफ्टर 30 आपको एंटी एजिंग की ज़रूरत पड़ती है, और एंटी एजिंग हमेशा देख के यूज़ करें कि आपकी स्किन के लिहाज से एंटी एजिंग
एज के लिहाज से। एक तो मतलब उसमें डिफरेंट जो है ना एज टाइप्स होती हैं, 30 to 40 ईयर्स भी होती है, 40 to 50 ईयर्स भी होती है, और 50 अबव होती हैं कुछ। तो आपने वो देखना है कि जो आपकी एज के लिहाज से हैं, ठीक है, वो आपकी स्किन पे असर करेंगी। तो एंटी एजिंग ज़रूर लें, रेटिन ऑयल ज़रूर यूज़ करें, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, आई क्रीम ज़रूर यूज़ करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और किसी अच्छी कंपनी की लें, किसी अच्छी ब्रांड की लेके और उसको रेगुलर यूज़ करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट सस्ती नहीं होती, ये ऑफ कोर्स महंगी प्रोडक्ट्स हैं। और जब ये महंगी हैं तो आपको ये नहीं करना कि बस मैंने 5 दिन इस्तेमाल की तो बस जनाब ये तो मेरे पे काम ही नहीं कर रही, उठा के किसी और को दे दी या फिर छोड़ दी। नहीं, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ऐसे होता है ना कि जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है तो आपकी बॉडी पे बाज़ होगा, तो आपने देखा होगा ना कि 30 से पहले पहले यहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जब फ्रूट्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना, तो वो मतलब नेचुरली आपकी बॉडी में जो है ना चीज़ों की मिकदार, विटामिन्स की मिकदार पूरी होती रहती है। लेकिन आफ्टर 30 आपकी बॉडी जो है ना वो इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व करना कम कर देती है। यही वजह है कि खुराक से आपकी कमी पूरी नहीं होती, फिर आपको मल्टीविटामिन्स की तरफ जाना पड़ता है या डिफरेंट और चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है। तो यही हाल हमारी फेस की स्किन का भी होता है। आप अच्छे मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं फॉर स्किन, हेयर, नेल्स। इसके अलावा आपको ये चीज़ें भी यूज़ करनी हैं, ये तभी आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है ना वो हेल्दी हो रही है, वरना आपका जो मुंह है ना वो आपकी उम्र बताना शुरू कर देगा और फिर लोग आपको आंटी या बाजी कहना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अपनी स्किन केयर ज़रूर करें और इसकी डेली रूटीन बना लें। मैं दिन की नहीं करती केयर, उसकी वजह यह है कि दिन में नमाज़ पढ़नी होती है, बार बार मुंह धुलता है, तो अगर मैं कुछ लगा भी लूँ तो मेरे ख़्याल में तो प्रोडक्ट ज़ाया जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो रात में ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो हील कर रही होती है। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि इंसान जब सोता है तो उसकी बॉडी जो है ना उसके जो खुलिये होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को हील करते हैं। तो यही हाल हमारे फेस का भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो नाइट रूटीन होती है वो बेस्ट होती है कि आप अपनी स्किन केयर करें और सो जाएं, और नाइट में आपकी स्किन पे ज़्यादा अच्छे असरात आएंगे नाइट केयर के। तो दिन की जो है ना डे केयर में बहुत कम लेती हूँ। हाँ, अगर सिंपल मुझे कहीं बाहर निकलना तो मैं ज़रूर सन ब्लॉक ज़रूर लगा लेती हूँ, और या फिर मेरे पास कोई लोशन हो तो मैं लगा लेती हूँ, वरना मेरे पास डे क्रीम नहीं है, सच्ची बात ही है, मेरे पास नाइट क्रीम्स ही हैं। तो बस मैं ये यूज़ करती हूँ, और ज़रूर 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 इस्तेमाल करें, इससे आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मल्टीविटामिन्स यूज़ करें, पानी पिएं, इसके अलावा ये जो है ना स्किन केयर यूज़ करें। रेटिन ऑयल को बिल्कुल स्किप मत करें, क्योंकि आपकी स्किन को फर्म करता है। इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है कि आपकी स्किन फर्म, और डिप्रेशन, टेंशन से मुश्किल है दूर रहना, लेकिन दूर रहें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बुरे असरात डालता है आपकी स्किन पे। और आँखों के नीचे हल्के, मेरी स्किन जो है ना वो ज़्यादा इस वजह से स्किन ख़राब नहीं हुई। थर्ड बेबी के बाद से थोड़े से मेरे स्किन पे, फेस पे स्पॉट्स आना शुरू हो गए थे, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एंटी स्पॉट क्रीम। इसके अलावा आइस क्रीम मैं इस वजह से यूज़ करने वाली हूँ, ज़रूरी है करना, लेकिन मैं कुछ इस वजह से यूज़ कर रही हूँ कि मुझे, क्योंकि आई एलर्जी है, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो मेरी आँखों में शदीद किस्म की ख़ारिश शुरू हो जाती है, आँखें रेड हो जाती हैं। तो मैं कोई इतनी गंदी ख़ारिश करती हूँ ना, मुझे हत्ता कि डॉक्टर ने बोला हुआ है कि ख़ारिश नहीं करनी, लेकिन मुझे बस आदत है। ख़ारिश जब होती है तो फिर बहुत बुरी होती है, तो मैं इतनी गंदी ख़ारिश करती हूँ कि मेरी जो स्किन है ना आइज़ के नीचे, वो बिल्कुल थिन हो गई है। तो जब वो थिन हो जाती है तो ऑफ कोर्स जब आप स्माइल करते हैं, आप हंसते हैं, तो वो थिन होने की वजह से रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि मेरी आइज़ के नीचे रिंकल्स आ रहे हैं। तो मैंने भी प्रॉपर आई क्रीम यूज़ करना शुरू कर दी है, और रेटिन ऑयल तो ज़रूरी है ऑफ कोर्स। और बस ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपनी स्किन पे अप्लाई करें और इसका रिज़ल्ट देखें। फिर मैं यही बात करूँगी कि हर प्रोडक्ट को टाइम दें, जल्दबाजी मत करें, क्योंकि अब आपकी स्किन वो पहले वाली नहीं रही है। आप ये मान लें कि अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी स्किन मैच्योर हो गई है, और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा किसी भी चीज़ को अब्जॉर्ब करने में, किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को अपने साथ ना वो मतलब करने में, मैच करने में। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम दें अपनी स्किन को, तकरीबन 1 महीना तो ज़रूर दें। आपको किसी भी प्रोडक्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो 1 महीने बाद आना शुरू होंगे, उसके बाद आपकी स्किन आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। आप हंसेंगे तो आपके साथ हंसेगी, शाइन करेगी, ग्लो करेगी, ब्लश करेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई। पसंद आई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।